जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, चाहे वो बच्चे आर्ट्स के हो या साइंस स्ट्रीम के हो, सारे क्वेश्चन हूबहू मेरा जो है नोट्स से लड़ गया प्यारे बच्चों। और इसीलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों, जितना मैं पढ़ाता हूँ उस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप सुने, ठीक है, क्योंकि आप लिखने का समय नहीं है प्यारे बच्चों। प्रश्नों को समझिए और समझिए, और उन्हीं प्रश्नों को हम बताते हैं जो कि प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। सभी हम यहाँ पे संभावित प्रश्नों को बताते हैं प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर चैप्टर आपका है और एक किताब आपका खत्म कर दिए हैं, है ना। और ये आपका सेकेंड बुक आपका है पदखंड, गदखंड आपका खत्म कर दिए। ये आपका पदखंड है। इसका लेखक कौन है? राम नाम बिनु बिरथु जगी जन्मा का लेखक कौन है तो प्यारे बच्चों? तो इसका लेखक है गुरु नानक। आपको याद होगा प्यारे बच्चों, गुरु नानक। यहाँ वह उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखा जाएगा जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के नजरियों से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्यारे बच्चों। उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखा जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है कवि किसके। पहला नंबर प्रश्न आपका है, पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला नंबर प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों क्या है। तो पहला नंबर प्रश्न आपका है कवि किसके बिना जगत में या जन्म व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जो है जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है तो राम नाम बिनु जगित, राम नाम के बिना जो है वह जग में जन्म लेना जो है क्या करते हैं, वो बेकार मानते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आपका दूसरा नंबर प्रश्न देखिए किस प्रकार से आपको सारा प्रश्न हम करवा देंगे, ठीक है, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए उसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा नंबर प्रश्न आपका है मुक्ति के लिए किसके अनिवार्य माना गया है। मुक्ति के लिए किसका अनिवार्य माना गया है? तो मुक्ति के लिए गुरु ज्ञान को अनिवार्य माना गया है। यदि आप मुक्ति चाहते हो तो आपको गुरु का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है प्यारे बच्चों? यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या दोष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा की सादृश्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्मा प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु की कृपा से हो पाती है। गुरु की कृपा से हो पाती है। चलिए फिर बच्चों, उसके बाद प्रश्न नंबर आपका चौथा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है देखिए प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर चौथा आपका है वाणी कब जो है आपका वाणी कब विष के समान हो जाता है। आपका वाणी जो है कब विष के समान हो जाता है? जब आप राम नाम का भजन नहीं करते हैं, राम नाम का आप जाप नहीं करते हैं, है ना, इस तब जो है आपका वाणी क्या होता है, विष के समान हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर आपका पांचवा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों? तो कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि राम नाम की महिमा का वखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म स्थान नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। कहने मतलब यह है कि कवि कहते हैं क्या कहते हैं कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हरि रस से जो क्या अभिप्राय है, तो यही कहते हैं कि अगर आप इस जग में जन्म लिए हो, जब तक आप हरि के नाम नहीं लेते हो, भगवान के नाम नहीं लेते हो, उसका जो है कीर्तन भजन नहीं करते हो, तो बेकार ये सभी है ना, बेकार ये सारा चीजें, ठीक है। चलिए फिर बच्चों, उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 6 वो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या प्यारे बच्चों? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख भाव क्या है। कहना मतलब यह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का, है ना, क्या अर्थ निकलता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है प्यारे बच्चों, आप क्लास में हम आपको पढ़ाए थे, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे जाकर देख लीजिए, पढ़ा हुआ है आपके यूट्यूब पे, ठीक है।
तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर आप इस संसार में जन्म लिए हो, इस धरती पे आप जन्म लिए हो प्यारे बच्चों, अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते हो तो सारा चीज व्यर्थ है, सारा चीज व्यर्थ है। आप किसी काम के नहीं हो, ना आप घर के हो ना घाट के हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप राम नाम का जाप नहीं करते हो, राम नाम का जाप नहीं करते हो। उठते सुतते वक्त कभी तो कभी राम नाम का जाप कर लिया करो, है ना। तो अगर आप राम नाम का जाप करते हो तो आपका जीवन इस जीवन, है ना, आपका जीवन जो है वो क्या हो जाएगा, तो भवसागर से पार हो जाएगा अगर आप राम नाम का जाप करते हो। तो इसका अर्थ यही निकलता है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर आपका 7वां, प्रश्न नंबर आपका 7वां ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका 7वां है, गुरु नानक की दृष्टि में गुरु नानक की दृष्टि में बर्मा का निवास कहाँ है। गुरु नानक की दृष्टि में बर्मा का निवास कहाँ है। तो जो प्राणी संसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से जो दूर हैं, उन प्राणियों में ही बर्मा का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिससे नहीं छूते वैसे प्राणियों में निश्चित ही बर्मा का निवास है। यानी कि बर्मा का निवास कहाँ हो सकता है? जिसके पास लोभ नहीं है, जिसके पास मोह नहीं है ना, जिसके पास लोभ नहीं है, जिसके पास मोह नहीं है ना, और जिसके पास विषय वासना नहीं है ना, विषय वासना नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, उन्हीं लोगों के पास जो है बर्मा का निवास होता है। तो याद रखिएगा, जिस इंसान के पास काम नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, क्रोध नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ये चारों चीज नहीं है, ये चारों चीज से परे हैं, तो ही उनके अंदर बर्मा का निवास कर सकता है, अन्यथा बर्मा का निवास नहीं कर सकता है। चलिए प्यारे बच्चों, यह रहा 8वां प्रश्न, यह रहा आपका 8वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका 8वां प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न आपका है, राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का बखान दंड कमंडल धारण करना सीखा बांधना तीर्थ भ्रमण जटा बढ़ाना तन में भस्म लगाना वसनहीन होकर नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे बैठते, नाम कीर्तन आगे के बैठते। कहने मतलब यह है कि यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं और आंसर आपको समझाते हैं, बेहतरीन तरह से आपको हम समझा देंगे। समझिएगा प्यारे बच्चों, कहा गया है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। कहने मतलब यह है कि आपका कीर्तन करना, आपके भगवान के प्रति कीर्तन करना कब व्यर्थ हो जाता है। आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो तो कीर्तन आप करना कब व्यर्थ हो जाता है? जब आप क्या करते हो, जब आपके अंदर लोभ होता है, मोह होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है ना। उसके बाद जो है आप बड़का बड़े जटा बढ़ा लेते हो, सीखा सूत ले लेते हो, कमंडल ले लेते हो, है ना, राख लगा लेते हो, अपने शरीर में भस्म लगा लेते हो और जो है पूरा तीर्थ जो है भ्रमण करते रहते हो। ढोंगी की तरह तुम इधर उधर घूमते रहते हो, है ना, ढोंगी की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, भगवान के नाम पर तुम लूटते रहते हो लोगों से, है ना। तो ये सभी प्रकार के यदि तुम काम करते हो तो व्यर्थ है कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना व्यर्थ है, भगवान का कीर्तन करना व्यर्थ है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए प्रश्न आपका खत्म। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका नंबर प्यारे बच्चों, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न नंबर आपका है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। कहा गया प्रश्न आपका कहा जा रहा है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो उत्तर इसका होगा, प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बांधना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण बचाना, भस्म रमाकरण, साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप से घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका 9 नंबर पर आपका प्रश्न था, 9 नंबर आपका ये प्रश्न था। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वालों, जिसका लेखक है रसखान। सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप बहुत ही बेहतरीन तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए पहला लो प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों? पहला प्रश्न आपका है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कृष्ण को, हमारे कृष्ण भगवान को रसखान जी चोर क्यों कहा है? क्या मकसद था, क्या कारण था जिन्होंने चोर कहा, है ना? तो ये आपको बताना है। तो उसका उत्तर होगा, कवि कृष्ण और राधा के प्रेम में मनगुमद हो गए हैं। उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इसलिए इन्हें लगता है कि इस देश से मनरूपी मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। चलिए पहले बच्चों, पहला प्रश्न आपको बता दिए हैं, पहला प्रश्न का उत्तर भी बता दिए हैं। प्रश्न नंबर आपका दूसरा, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, कवि ने स्वयं को बेमन का क्यों कहा है? बेमन का क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, कवि रसखान का मनमोहन की छवि में डूब गया है। उस नंद के चहेते ने रसखान के मन का मणि यानी चित हर लिया है। इसलिए कवि अब बिना मन का यानी बेमन हो गया है। कहने मतलब यह है बेमन, इनकी उसका मन को चुरा लिया कृष्ण भगवान ने, इसलिए रसखान क्या हो गए? तो बेमन हो गए, है ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, रसखान रचित स्वयंवे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। रसखान रचित स्वयंवे में ब्रजभूमि के प्रति, इसका उत्तर होगा, रसखान रचित स्वयंवे में ब्रजभूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। स्वयंवे में उन्होंने कहा है कि ब्रजभूमि की एक वस्तु स्थान, सरोवर कटेली झाड़ियां सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए। चलिए प्रश्न नंबर आपका चौथा, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे है। चलिए प्रश्न नंबर चौथा आपका क्या करे बच्चों? प्रश्न नंबर आपका चौथा है, कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है और क्यों? तो सुनिएगा, कवि ने मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। माली और मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को कहा है। कौन? तो रसखान जी। क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका पांचवा, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न आपका पांचवा है, रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य संदर्भ स्पष्ट करें। रसखान के द्वितीय दोहे का काव्य संदर्भ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत दोहे में सोव्या छंद में भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। स्वपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता सजता और मौकता देखी जा सकती है। कहीं तद्भव और तत्सम के समासिक रूप भी मिल रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। प्रश्न आपका क्या है? पहला नंबर प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो पहला नंबर प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, कवि ने प्रजनन किसे कहा है और क्यों? कवि ने प्रजनन किसे कहा है और क्यों? इसका आंसर होगा, कवि घनानंद ने अपनी कविता मो आंसू वाहिनी ले बरसों में बादलों को पर्जन्य कहा है। बादल परहित के लिए देह धारण करते हैं। अपने अमृत स्वरूप जल से वे सुखी धरती को सरस बनाते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका दूसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा क्या है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो आपको मालूम तो होगा कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। आपको भी मालूम चल गया होगा, अभी हम इसको बताए थे, है ना। तो यहाँ सुनिएगा, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है, लिखा हुआ है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, बादल करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न नंबर आपका तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर तीसरा है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों। कवि जो है अपना आंसू कहाँ पहुंचाना चाहता है और क्यों। कवि अपने प्रेमिका के यहाँ अपना आंसू पहुंचाना चाहता है, आप आंसू बचाना चाहता है। और आज के समय तो व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है प्यारे बच्चों, है ना। आप तो इश्क मोहब्बत इजहार तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कर देते हो। लेकिन पहले तो ये सभी नहीं चलता था। देखिए किस प्रकार अपने प्यार को इजहार करने के लिए, है ना, ये कहते हैं कौन, तो घनानंद कहते हैं, हे बादल, हाँ, जिस प्रकार तुम दूसरे के लिए अपने देह धारण करते हो, दूसरे के दुखों के लिए अपने देह धारण करते हो, है ना, उसी प्रकार हमारी ये दुख भरी आंसू को लो, हमारे दुख भरी आंसू को लेकर हमारे प्रेमिका के यहाँ बरस जाओ, ताकि उसे मालूम चले कि आप तुम्हारा प्रेमी आज तक जिंदा है और तेरे प्यार में पागल हो गया, है ना। पागल बना के घुमाइयो कहाँ, आपको मालूम है ना, साउंड निकला था ना। चलिए सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनना नहीं है, समझना यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपका चौथा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर चौथा आपके ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, प्रेमी में क्या करने की भावना होती है, तो देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेमी में देने की भावना होती है पर लेने की नहीं प्यारे बच्चों। प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण संपन्न की भावना उजागर किया गया है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा आपका खत्म हो गया। आप चलते हैं, प्रश्न नंबर चौथा आपका समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर आपका पांचवा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। कवि जो है प्रेम के मार्ग को अति सुधो क्यों बताया है, इस मार्ग की क्या विशेषता है प्यारे बच्चों। तो उत्तर इसका होगा, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। कहने मतलब यह है कि हमारे कवि घनानंद जी जो कि जिसे लवेरिया बीमारी धरा था, जिसे सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था, वो क्या कहते हैं कि प्रेम का जो रास्ता है वो कठिन नहीं बल्कि वह सरल है। इस रास्ते पर हर कोई चल सकता है। इस रास्ते पर चलने के लिए छल कपट की जरूरत नहीं होती प्यारे बच्चों। लेकिन आज के समय में तो छल कपट के बिना कुछ होगा तो नहीं के भाई हमार, है ना। छल कपट ना होई तो कुछ हो ही ना। आज के समय में तो आज प्यार हुआ और कल जो है इनकार हो गया, आज प्यार हुआ कल इनकार हो गया, कल दूसरे के साथ चला गया, है ना। जब तक आपके जेब में पैसे हो तब तक पूछेंगे बाबू सोना बाबू आप कैसे हो, है ना। तो आपके जेब में जब तक पैसा है तब तक ही वो पूछेगा कि आप कैसे हो, तब तक वो पूछेगा कि आप कैसे हो। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, है ना। आजकल के समय में पैसे पर ही लोग बिकते हैं और सक्सेस के हर लोग फिदा नहीं होते हैं, है ना। चलिए
उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका पांचवा आपका बता दिए हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका छठा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या है तो घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है। घनानंद के द्वितीय छंद जो है किससे संबोधित है। घनानंद का द्वितीय छंद जो है किससे संबोधित है और क्यों। तो सुनिएगा इसका आंसर, घनानंद का द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। आपको भी बताए थे घनानंद का द्वितीय जो छंद है वो बादल से संबोधित है। यहाँ पे मो आसु बानी ले बरसो द्वितीय छंद है, तो द्वितीय छंद किससे संबंधित है तो बादल से। किससे तो बादल से, याद रखिएगा घनानंद का द्वितीय छंद जो है बादल से संबंधित है। स्वदेशी लघु उत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे हम समझेंगे और जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा सभी संभावित प्रश्नों को यहाँ पे हम बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है, नेताओं के बारे में कवि वर प्रेमघन की क्या राय है। नेताओं के बारे में जो है प्रेमघन क्या बताते हैं, नेताओं के बारे में प्रेमघन क्या बताते हैं, तो आपसे क्या बताते हैं वो आप स्पष्ट रूप से सुनिएगा, ठीक है। इसको सुनने से ही आपको एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, उत्तर इसका होगा, आज देश के नेता देश के मार्गदर्शन भी स्वदेशी वेशभूषा बोल चाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। देखिए प्रेमघन जी कहते हैं कि यार देश के नागरिकों से आप क्या अपेक्षा करते हो, देश के नागरिकों से आप क्या अपेक्षा करते हो जब उस देश के नेता ही अपने कल्चर से अपने संस्कृतियों को जो है बहिष्कार करे, तो देश के लोगों से क्या उम्मीद करते हो कि वो अपना संस्कृति बचाएगा। पहले तो नेताओं को लोगों को बताना चाहिए ना, नेताओं को बचाना चाहिए, अपने है ना अपने भाषाओं का यूज करना चाहिए, जो आपके देश में भाषाओं का यूज होता है वो भाषा का यूज कीजिए। क्यों आप फलाने का भाषाओं का यूज कर रहे हैं, क्यों उन लोगों का भाषा अब यूज कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। इसलिए यही सारा बात जो है कौन कहते हैं तो जो है प्रेमघन कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है प्यारे बच्चों। तो कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान बोल चाल हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजी है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई देता है प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग जो है अपनी संस्कृतियों को भूल गया है, अपनी बोलचाल की भाषाओं को भूल गया है, अपने पहनावों को भूल गया है, अपने संस्कृतियों से रूबरू नहीं है ना। जहाँ का गया वहाँ का हो गया, वहाँ का संस्कृति को अपना लिया, वहाँ का कल्चर अपना लिया। या जहाँ देखो तहाँ देखो हाट बाजार जहाँ भी देखो सभी जगह जो है विदेशी लोग भरे हैं। भारत की भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए जो है कौन कहते हैं प्रेमघन जी। प्रश्न नंबर आपका तीसरा ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा आपका है, स्वदेशी कविता मूल भाव क्या है। स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, सारांश में लिखिए। क्या कहा गया है कि स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, सारांश में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, स्वदेशी कविता का मूल भाव है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है। देखिए सही कह रहे हैं प्रेमघन जी कह रहे हैं कि स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है। तो स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता से आपको क्या समझ आया। इस कविता से यह समझ आया कि प्रेमघन जी ये बताना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले लोग, भारत के नेता लोग जो अपनी संस्कृतियों को भूल चुका है
है ना, अपने पहनावों को भूल चुका है, अपने बोलचाल की भाषाओं को भूल सका है, अपने चाल को भूल चुका है ना, अपने चाल चलनों को वो भूल चुका है ना। तो ये सभी चीज जो है भारत में लेस हो गया है, भारतीयता खत्म हो गया है, बल्कि विदेशियों को, विदेशी चीजों को, विदेशी भाषाओं को, विदेशी खान पान को लोग अपना लिया है ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका चौथा, प्रश्न नंबर आपका 4, यह रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। कवि समाज के किस वर्गों की आलोचना करता है? कवि समाज के किस वर्गों की आलोचना करता है और क्यों? तो इसका आंसर होगा, उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है, अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। कभी इसी वर्ग की आलोचना करते हैं। कभी कैसे वर्ग की आलोचना करते हैं? तो कभी जो है वैसे वर्ग की आलोचना करते हैं जो कि अंग्रेजी बखान करते हैं, अंग्रेजी को भचभचाता है, अंग्रेजी में भचभच करता है ना, जो कि अपने मातृ भाषा को भूल गया है, अपने मातृ भाषा को भूल गया है और अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजी भचभचा रहा है ना। तो वैसे वर्ग को जो वो क्या कहे हैं तो आलोचना करते हैं, वैसे वर्गों के लोगों को वो आलोचना करते हैं जो कि अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजी भचभचा रहा है, जो कि अपने भारतीयता को भूल चुका है, भारत के नागरिक होकर भारतीयता को भूल गया है, अगर अंग्रेजी जानकर अंग्रेजी भचभचा रहा है ना। चलिए ऐसे वर्गों पर आलोचना की है। प्रश्न नंबर आपका 5वां, प्रश्न नंबर आपका 5वां, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पश्चात सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंधकर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेशी की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 6 और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न होगा, ये आपका लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न आपका है, स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें मातृप्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया गया है, अतः स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। यार बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है ना। भारत माता और इनके इसमें जो है सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। भारत माता के चैप्टर में जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका पहला, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर पहला आपका क्या है? तो प्रश्न नंबर पहला आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है? भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? पहला सवाल। उसके बाद अथवा करके दिया है, भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है? दूसरा अथवा करके दिया है। फिर अथवा करके दिया है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। सभी का मतलब एक ही है प्यारे बच्चों, जो आप समझिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी, है ना। कहने मतलब यह है, यहाँ पे कहते हैं, सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि ऐसा स्थिति था लोगों का, जिसे ना तो पहनने के लिए कपड़े थे, ना तो वतन ढकने के लिए कपड़े थे, ना चलने के लिए पाँव में चप्पल था, है ना, और ना रहने के लिए घर मकान था। लोग जो है क्या करते थे, तो लोग जो है वृक्षों के नीचे जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। वैसी स्थिति लोगों का आ गया था, भारत के लोगों को, है ना। चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा, प्रश्न नंबर आपका सेकेंड,
प्रश्न नंबर आपका दूसरा, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रश्न नंबर दूसरा क्या है प्यारे बच्चों कि भारत माता अपने ही घर में, भारत माता अपने ही घर में परवासनी क्यों बनी हुई है? तो इसका आंसर होगा भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। परतंत्र की बेड़ी में जखड़ी काल में कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में परवासनी बनी हुई है। आपको भी मालूम होगा प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कितना अत्याचार किया था और हमारे भारत पे अधिकार कर लिया था, और भारत माँ चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, भारत माता का हास में, भारत माता का हास भी, भारत माता का, चलिए यहाँ प्रश्न लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर होगा भारत माता के स्वरूप में गर्माश शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसी प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रास लिया है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा आपका खत्म हो गया। प्रश्न नंबर आपका चौथा है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंद का पंत कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका पांचवा है प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न आपका है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है? तो इसका आंसर होगा परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई कि यहाँ के लोग खुद दिशाविहीन हो गए, दास्ता में बंधकर अपने अस्मिता को खो दिए, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसलिए कवि कहता है कि भारत माता गीता प्रकाशनी है, फिर भी आज ज्ञानमूढ़ बनी हुई है। चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका 6 ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत माता कहाँ निवास करती है? उसके बाद अथवा करके दिया है। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रण किया गया है कि भारत माता का फलरूपी श्यामल शरीर है, धूल दूसरित मेला या आंचल है, गंगा यमुना के जल अशु स्वरूप है, ग्राम छवि को दर्शाती हुई भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है। चलिए प्यारे बच्चों, यह आपका प्यारे बच्चों लास्ट प्रश्न होगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखिएगा। यह आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। कवि की दृष्टि में आज का भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो इसका आंसर होगा किंतु भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को जनतंत्र दिया और अहिंसा का स्तनयापन अपने पुत्रों को कराई है। अतः विश्व को अंधकार मुक्त कराने वाली संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। फिर बेटा आपका है जनतंत्र का जन्म, जिनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हमारे भूमि से, हमारे भारत से, हमारे बिहार के कवि हैं। चलिए इसे देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरह से इसको हम पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चनों को विस्तृत रूप से इसको देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपका पहला है,
देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका क्या है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। यदि आप कविता पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको मालूम भी होगा। चलिए इसका आंसर होगा, कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, उन्हें आज का देवता कहा गया है। उसे आज का देवता कहा गया है। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देवता किसे कहते हैं, तो देवता उसे कहते हैं जो खेतों खलियानों में जो काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, है ना, जो मजदूरी करते हैं, जो खून पसीना एक करके हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमारे पूरे भारतवासियों के लिए अनाज उपजाते हैं, उन्हें देवता कहे हैं। कौन कहा है, तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए, और कहाँ मिलेंगे, तो ये सभी कहाँ मिलते हैं, तो ये सब खेत खलियानों में मिलते हैं। ये देवता कहाँ मिलते हैं, तो खेत खलियानों में मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा क्या है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका है, कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है। कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा है, तो सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाले राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है। रोती हुई दूधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उसके सामने खिलौने दे दिए जाते हैं, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा देखिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न आपका है, कवि जनता के स्वस्वन का किस तरह चित्र खींचता है, तो इसका आंसर होगा, भारत की जनता का सदियों से युगों से राजा की अधीनस्थ नहीं रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनता कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा का राज करेगी। कहने मतलब यह है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि अब गरीबों का बेटा ही राजा बनेगा। जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका चौथा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। अभी तुरंत आपको बताए थे। ठीक है, सुन लीजिए फिर से। प्रश्न कहने मतलब यह है कि लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, इससे लिया गया है ना, व्याख्या करने के लिए इसमें नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी लिखिएगा, पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति की देवता स्वरूप है। मंदिरों में मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, वास्तविक देवता वे ही है जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। कहने मतलब यह है कि देवता कहाँ मिलेंगे, देवता खेत खलियानों में मिलेंगे, जो है ना, और मंदिरों में कौन मिलता है, तो मंदिरों में तो मूर्तियां मिलती है ना, मूर्तियां वगैरह मिलती है। चलिए प्रश्न नंबर आपका पांचवा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। जनता का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे। जनता का जन्म शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, तो इसका भावार्थ लिखना है और प्रस्तुत लिखिएगा। प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्राय को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन
भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इसमें कवि ने जनता को निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनता की महत्ता को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकार प्रजा ही है, ऐसा चित्रण किया गया है। कहने मतलब यह है कि लेखक कहते हैं कि वास्तविक अधिकार गरीबों को होना चाहिए। वास्तविक अधिकार उसका होना चाहिए जो हकदार है, ना कि राजा का बेटा ही राजा बने, है ना, राजा का ही बेटा राजा बने, है ना। ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर आपका 6 आपका रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। फर्स्ट नंबर आपका 6 है कवि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घरघर नाद क्या है स्पष्ट करें। तो उत्तर इसका होगा कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार की ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घरघर नाद है। चलिए, कहने मतलब यह है घरघर नाद क्या, कहने मतलब यह है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं अब जो है तुम क्या देख रहे हो, अब तुम अंग्रेजों क्या देख रहे हो, अब तुम जो है बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल पड़ो, क्योंकि जनता अब जाग गई है। घरघर नाद सुनो। घरघर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ गया, कवि दिनकर जी की दृष्टि में समय के रथ का घर नाद क्या है। कहने मतलब यह है कि घर की जनताएं अब जाग गई है, घर की जनताएं अब जाग गई है ना। अब तुम सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। अब 130 करोड़ देशवासी जाग गया है ना। चलिए, उसके बाद उसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है कवि के अनुसार किन लोगों, प्रश्न नंबर आपका 7वां आपका लिए लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। तो क्या है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमोही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? चलिए, इसका आंसर होगा अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राजसुख से लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है तब राजतंत्र हिल उठता है। कहने का मतलब यह है कि जिसे तुम रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिस इंसान को, जिस देश के वासियों को, है ना, ये हमारे भारत के लोगों को, है ना, ये भारत के लोगों को जिस प्रकार तुम अबोध की मूर्ति की तरह तुम समझ रहे हो, इसे तुम जो है इसे कमजोर समझ रहे हो, जब चाहे तब इसका इस्तेमाल कर लेते हो, जब चाहे तुम इस्तेमाल कर लेते हो। एक बात हमेशा सुन लो प्यारे, अंग्रेज वासियों, यही जनता तुम्हारा एक दिन नींव उखाड़ कर फेंकेगा, है ना, नींव उखाड़ कर फेंक देगा। बशर्ते समय का इंतजार है। यही भोली वाली जनता एक दिन तुम्हें इस देश से उखाड़ कर फेंक देगी। और सचमुच में प्यारे बच्चों हमारे देश की जनता ने सब मिलकर जो है अंग्रेजों को जो है नींव को उखाड़ कर फेंक दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो जय बिहार।